हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीटेट से रिलेटेड। ये सीटेट का पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे जो कि एसएसटी का होगा। उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो कि थ्योरी से आता है, पेडागोजी से जो आता है वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो पीवाईक्यू थ्योरी से आता है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए पीवाईक्यू है 9/1/2023 का। तो हम लोग केवल एसएसटी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगा। आप अगर किसी भी टीचर से पूछेंगे तो वो सबसे पहले बताता है कि आप पीवाईक्यू करिए, ताकि पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो चलिए हम लोग एसएसटी के पार्ट में चलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एसएसटी का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस बुक की खासियत ये है कि ये जो है आपको विथ एक्सप्लेनेशन, एक ही जगह पर आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है। तो इसकी ये खास बात है, इसलिए हमने इस बुक को लिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा चोल, चेर और पांड। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है, और ये तीन क्षेत्र चोल, चेर, पांड तीनों मुखिया के सही समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। चोल, चेर, पांड करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। ध्यान से समझिएगा, इन तीनों मुखिया के कितना थे, चोल, चेर, पांड जो थे इसके दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो था अंदरूनी हिस्से में। मान लीजिए पूरा उसका क्षेत्र है तो एक रहता था उसके साइड में, मतलब तटीय मतलब समुद्र साइड में, एक उसके बीच वाले भाग में। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। महत्वपूर्ण थे, इस तरह 6 केंद्र में से 2 महत्वपूर्ण थे। चोल का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। मतलब दो इसमें जगह जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। पहला जो था चोल का पत्तन था कौन सा, पुहार, याद रखेंगे, या कावेरीपट्टनम। चोल का जो महत्वपूर्ण था केंद्र वो कावेरीपट्टनम था, और पांड का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो क्या था, मदुरै था। पांड की राजधानी क्या थी, आप यहां से एक और बात याद आ गई आपको कि पांड की राजधानी क्या थी, मदुरै। दक्षिण भारत दक्षिण भारत सोना, मसालों खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको पूछा जाएगा दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये सोना, मसाले खास तौर पर काली मिर्च, सोना में प्रचलित था, मसाले में कौन सा, खास तौर पे काली मिर्च, तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन जगह, दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक और क्वेश्चन आ गया कि काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मिर्च को। चलिए पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, कारण क्या है, एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं ना, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसलिए हमें इसमें टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो उपनिषद के संदर्भ में क्या सही है देखते हैं। उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उसके बाद कहता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और तीसरा कहता है ऑप्शन सी नंबर, इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। और चौथा ऑप्शन कहता है ये प्रायः विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो आप समझ में आ गया आपको उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन है हमारा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना।
जो कि उपनिषद के संबंध में सही है। और वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। इनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है, यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं और आरण्यकों में आ चुका है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिनमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में प्रथम बार किसकी चर्चा मिलती है? मोक्ष की। आगे है, इसमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है उपनिषद में? क्षत्रिय राजा का। और कहता है छंदोय उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छंदोगोय जो है, ये जो है छंदोगोय, इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छंदोगोय में कितना? 3, और जाबालोपनिषद में 4। तो 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन करिए। मतलब दिल्ली को जो राजा था उसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? निम्न में से दिल्ली सल्तनत राजवंश के सही क्रम को चयन करना है। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम ममलूक वंश की स्थापना की थी। कब क्या था? 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कौन बनाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक खिज्र खां था। इस वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक बहलोल लोदी था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, ध्यान समझिए। निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी में उनसे संबंधित राज्यों में मिलान करें। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर का जो आंसर दिया हुआ है वो है बी नंबर। तो बी में क्या है? 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। तो देखिए इसका क्या है? भारतनाट्यम का है क्या? तमिलनाडु। कथकली है केरल का। यक्षगानम का है कर्नाटक। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार सही सम्मिलित है कौन सा? इसका आंसर जो है बी वो सही था। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया। ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा में एक ऐसा शहर है जिसका सड़क का नाम रखा गया ए.आर. रहमान। कब रखा गया है? 2022 में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? नैनारों और अलवारों क्या है, इनको समझते हैं हम लोग ध्यान से।
कहता है ये संत सभी जातियों के ये सब संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ऑप्शन नंबर सी है वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। ऑप्शन नंबर डी है वे संगीत का विरोध करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन? नयनारों और अलवारों। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों यानी विष्णु भक्त के तनम्य और नयनारों विभक्त शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। नयनारों और अलवारों के संत संगीत का विरोध नहीं करते थे। ये जो नयनारों और अलवारों के संत जो है वो संगीत का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन संगीत किया करते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसके अतिरिक्त ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। अर्थात ये सभी कथन अलवार और नयनार के संबंध में सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन। वे संत संगीत का विरोध करते थे। सॉरी, इसका हमने बी बता दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। वे संगीत का विरोध करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है ना? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा गया सही नहीं है, पूछा गया था, सॉरी, इसके लिए इसमें पूछा गया, मतलब ये सब बात जो है सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखिए, ये सब संत जो है वो जाति का अस्पृश्यता समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे और वे बौद्ध संगीत कटु आलोचक थे। सही बात है, मतलब ये बात जो गलत है बाकी सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को कालानुक्रम लगाइए। मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका कालानुक्रम लगाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन। उसके बाद कहता है ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। और अगला है सी नंबर सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। ऑप्शन नंबर डी है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो इसका सही क्रम क्या है देख लेते हैं इसमें। तो इसका सही क्रम है हमारा ऑप्शन नंबर सी ए डी एंड बी। सी ए डी एंड बी। तो पहले कौन आएगा देखिए इसमें। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पहले आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा डी, उसके बाद आएगा आपका सी ए डी बी। तो इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। कब किया था? 1526 में। कौन किया था? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। कब किया था? 1526 में। मुगल वंश के पतन का कारण क्रमानुसार इस प्रकार है। कहता है मुगल वंश का जो पतन हुआ उसका कारण क्या था? तो सैन्य एवं संसाधनों का कम होना। मुगल वंश का जो पतन हुआ था उसका कारण था सैन्य एवं संसाधनों का कम होना, प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण और सबसे अंत में ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातकों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता को प्रेरित की और इसलिए उनकी सफलता शासकों के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल शासक आयोग ने और राज्य के प्रशासन की अपेक्षा करते थे।
इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत सही क्रम है CADB। नोट, औरंगजेब की ढक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। देखिए, मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख कारण क्या है कि औरंगजेब की जो ढक्कन नीति थी, कौन नीति? ढक्कन नीति, यह पूरी तरीके से विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण एक पतन का क्या था? महत्वपूर्ण कारण था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसमें पहला कथन है आपका, 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन कहता है, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि ए सही है किंतु बी गलत है, क्योंकि 1665 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, लेकिन दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। ये बात गलत है, क्योंकि अगर वो 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी तो वो उसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या क्या हुआ था। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, ध्यान समझिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। 1765 में क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस कारण कंपनी की यह पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। मतलब देखिए, 1665 से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में कोई सामान खरीदना चाहती थी तो वहां से सोना चांदी लाती थी और यहां से बदले में वो सामान ले जाती थी। लेकिन जब 1665 में उन्होंने क्या किया, बंगाल की दीवानी प्रदान की, उसे मिल गया, तो वो फिर सोना चांदी लाना बंद कर दिया और अब वह यहीं के धन से यहीं पर वो अपना सामान खरीद सकता था। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं था। मतलब उसके पास केवल सोना और चांदी था, ऐसा कोई चीज नहीं था जो यहाँ आकर के बेचे और यहाँ से कोई सामान ले जाए। तो इसके बदले में वो क्या करती थी, भारत को सोना ला के देती थी। अब उसके बाद कहता है, प्लासी के युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन में सोने की निकास कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प ए सही है और आर गलत है। तो इस तरीके से आपका 7वां नंबर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो कथन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। और दूसरा कथन क्या कहता है कि दूसरा कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सी सही हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और तथा ए का कारण बी है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि 1801 में अवध के नवाब को अपने इलाके को सौंपना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए
तैनात सहायक सेना के रखरखाव के जरिए लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर इनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस प्रकार इस प्रश्न के कथन ए और आर दोनों सही हैं। ए का कारण बी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, रास सुंदरी देवी और बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक लिखी है ताराबाई शिंदे। देखिए अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया गया, इनको देख लेते हैं हम लोग। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, स्त्री धर्म नीति पंडिता रमाबाई, आमेर जीबन कौन है? राज सुंदरी देवी, सुल्तान का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय और फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई। ठीक है, तो इसका 9 नंबर का एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में क्या कहा गया है सुनिए ध्यान से। सुल्तान का स्वप्न नामक किताब, अभी तुरंत पढ़े हैं, सुल्तान का स्वप्न नामक किताब कौन लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन लिखा है। सुल्तान का स्वप्न नामक किताब कौन लिखा है? रुकैया सखावत ने सुल्तान का स्वप्न नामक किताब को लिखा है। इसका और भी पढ़ते हैं हम लोग। सुल्तान का स्वप्न रुकैया सखावत, दिल की दुनिया इस्मत चुगताई, प्लेस कॉल्ड होम के प्रीति सैन्य, द टाइगर ऑफ द्रास मीना नेयर और अनफील्ड बेरल के लेखक हैं रिचा मिश्रा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 11 नंबर प्रश्न को देखिए। मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को अपने बेसिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों में और गरीब परिवारों से लाया गया था, क्योंकि कहता है मॉरिशस में जो काम कर रहा था वह गरीब परिवार का मजदूर था। क्योंकि इसका हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जानने में सहायता की। तो ये तो शायद नहीं होगा बी, क्योंकि अच्छा क्या कहता है? इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की। अच्छा ये बात सही है कि यहाँ से जो है दूर जो लोग गया, मतलब यहाँ अपमान होता था, जो नीची जाति का लोग था उनका बहुत अपमान जा होता था, तो वो यहाँ से चले गए। क्योंकि ये तो ऑप्शन ए नंबर सही है। उसके बाद है इसका ऑप्शन नंबर बी, इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने में और ऊर्ध्व गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली। ये तो नहीं हुआ, उसका जीवन थोड़ी सुधरेगा, वो तो मजदूर रह गया। इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कद काठी और कौशल रहता तब तो उसका बुरा हाल होता ही नहीं। उसके बाद कहता है वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? ए और डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है कि मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को अपने बेसिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था, क्योंकि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की और वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत कथन ए और डी सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है?
स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। कहता है स्वदेशी आंदोलन जो है अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो अंग्रेज शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ, ये बात तो सही है, एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। तो किसको किसको प्रोत्साहित किया स्वदेशी आंदोलन, देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या किया सो देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन व्यापारिक संगठन को प्रोत्साहित किया, सही बात है। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया, मतलब अपने देश के शिक्षा को प्रोत्साहित किया। भारतीय भाषा का उपयोग, ये भी बात सही है। स्वदेशी पुलिस, क्योंकि पुलिस उस समय हमारे पास नहीं थी, इसको प्रोत्साहित उन्होंने नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, सी सही है, ठीक है ना। इसमें 1, 2 और 3 जो है वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन व्यापारिक संगठन, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का उपयोग जैसे विचारों को प्रोत्साहन किया। इस प्रकार ऑप्शन सी के अंतर्गत 1, 2 और 3 सही है। अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। विभाजन के बाद सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प किया गया। ध्यान से समझिए इस एक्सप्लेनेशन को। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था ना, वो जब बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। विभाजन के बाद सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प किया गया। तो ये जो है, ये आपको जो यहाँ पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ और उसका फायदा क्या हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल में, जब कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसमें क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला स्वदेशी व्यापारिक संगठन को, राष्ट्रीय शिक्षा को और भारतीय भाषा को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए में क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो इनका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ये भी बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि देखिए 1907 में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। 1916 में क्या हुआ, गरम दल नरम दल तो एक हुआ ही, साथ साथ मुस्लिम दल भी क्या हो गया, पुनः पैक्ट में एक हो गया था। ये बात तो सही है। दूसरी बात, दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधित्व सरकार के लिए काम करेगा। तो इसका ए और बी जो है, ए और बी दोनों सही है। क्या कहता है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसका व्याख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और उनके बाद पार्टियों ने फैसला किया कि वे एक साथ मिलकर देश के प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत ए और बी दोनों सही है, बी ए की व्याख्या नहीं है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कहां पर हुआ, लखनऊ में। इस अधिवेशन में गरम दल का मतलब होता है अतिवादियों,
का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। गरम दल जो अलग हो गया था इससे, वो फिर से आ गया। इस अधिवेशन की दूसरी सबसे अहम उपलब्धि थी लखनऊ समझौता। अतः यह इस अधिवेशन में गरम एवं नरम दल दोनों एक हो गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो है सरकार के समक्ष में एक जैसा मांग को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? क्या कहते हो देश गुटनिरपेक्ष? तो इंडोनेशिया, मिस्र जिसको इजिप्ट कहते हैं, उसके बाद है घाना, उसके बाद है इंग्लैंड जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, बी और सी। इंडोनेशिया, इजिप्ट और घाना ये क्या थे? ये थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य। तो चलिए इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है इंडोनेशिया, मिस्र, इजिप्ट और घाना। इंडोनेशिया जिसे इजिप्ट कहते हैं, मतलब मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, इंडोनेशिया, इजिप्ट और घाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ध्यान रखिएगा, अब पूछेगा आपसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किसका ये मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया और इनमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितने देश के प्रतिनिधि? पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड में। इनमें कुल 25 देश भाग लिया। कितना देश भाग लिया? 25 देश भाग लिया। 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त है। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए अब आ गया आपका ज्योग्राफी का पार्ट। मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन में दिया है मंगल आंतरिक ग्रह, शुक्र बौना ग्रह, बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। देखिए एक का तो ये होगा, है ना, युग्मों पर विचार करना है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है? देखिए इसका जो है डी, मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और 1 और 4 जो है सही है। देखिए 1 जो है मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है ना। उसके बाद जो है शुक्र को बौना ग्रह नहीं कहते हैं, बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह नहीं है, यानी कि पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए मंगल ग्रह जो है, जैसे मान लीजिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बाद जो है ना एक रिंग बने हुए, एक छल्ले। अगर 6 के एनसीईआरटी को आप देखेंगे ज्योग्राफी को, तो वहां आपको क्लियरली दिखाई पड़ जाएगा कि मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए 4 ग्रह आंतरिक है, 4 ग्रह बाह्य है। जैसे मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, तो यहाँ पर जो है एक बॉर्डर लाइन है जिसको 4 को आंतरिक बोलते हैं, 4 को बाह्य। आंतरिक सूर्य ग्रह के बहुत नजदीक है। आंतरिक ग्रह को क्या कहते हैं? सूर्य के बहुत नजदीक है तथा ये चट्टानों के बने होते हैं। इनके अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल कितना आता है? बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। जबकि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ये गैस और अन्य इसी तरह के पदार्थ से बने होते हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ग्रह आते हैं।
सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सूर्य कहाँ स्थित है? तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। एक अधिक यह एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए इस लाइन को ध्यान दीजिए, सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत वृत्त जो है ये आपका सी नंबर ऑप्शन से होगा, ब्राजील। ब्राजील देश से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा ब्राजील देश से विषुवत रेखा गुजरती है। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो ग्लोब है उसके बीच वाले को शून्य अंश के अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तर गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा साओ टोम और प्रिंसेप बेंगन कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या और सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। इस बात को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है ऐसा कौन सा महादेश है जिनसे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो होगा अफ्रीका महादेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। चलिए, कहता है अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। ये बात सही है। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए अक्षांश की तो नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए सही है, बी गलत है। ये जो है वो सही है। क्यों सही है बताते हैं आपको। देखिए खड़ी लाइन जो होती है उसे बोलते देशांतर, और लेटी हुई लाइन जो होती है उसको बोलते हैं अक्षांश। तो खड़ी लाइन समय के लिए यूज किया जाता है, इसलिए विषुवत वृत्त पर अक्षांश रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ये बात तो सही है। लेकिन देशांतर का अगर बात करता तो हमारा ये सही हो जाता। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। सही बात है। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की भूमिका होती है, यह सही नहीं है। इस प्रकार कथन ए सही है और कथन बी गलत है। विषुवत रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी के खाड़ी में मिलती है। इसे ये होता है विषुवत रेखा और ये होता है क्या आपको, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा, मतलब टाइमलाइन जो हमारा है ग्रीनविच में जो लिया गया वो कहाँ मिलता है? गिनी की खाड़ी में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी प्रकार 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। कितना समय होगा? देखिए वैसे आपको समय बता देते हैं, लेकिन इसके लिए हम प्रॉपर इसका एक वीडियो बनाएंगे, इससे 1 नंबर सीटेट में आता है तो पूरा टोटल आपका जो डॉट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो आपको बना के देंगे। चलिए तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होता है? देखिए अपराह्न के 8 बजेगा। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया गया है। देखिए अगर पूछा जाए
कि अगर वहां पर ग्रीनविच पर बजेगा 12 तो यहाँ पर कितना बजेगा, तो 5.5 घंटा आगे कर लीजिएगा, 5:30 बजेगा। अगर दोपहर के वहां 12 बज रहा है तो यहाँ 5.5 घंटा आगे कर लीजिएगा, तो यहाँ 5:30 बजेगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाता है, टेबल पर विचार करें। क्या कहता है, प्राकृतिक वनस्पति, सदाबहार वन, पर्णपाती वन। तो इसको आपको सही बनाना है ना। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका वैसे तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रफल, सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, पर्णपाती वन शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक का ए एंड 2, बी का ए एंड 2 है ना। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सदाबहार वन ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिस पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन पतझड़ी वृक्षों और पौधों से अलग होते हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। सदाबहार वनों के पत्ते भी गिरते हैं, लेकिन वे सब एक साथ नहीं गिरते और पत्ते के गिरने के साथ साथ उन पर नए पत्ते भी आते रहते हैं। तो मतलब सदाबहार वन कहने का मतलब यह है कि उस पे सालों भर पत्ता रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी। तो मृदा क्या कहता है, अपक्षीय मिट्टी पदार्थ और जनक चट्टान और उपमृदा के बीच अवस्थित होता है, उपमृदा के बीच अवस्थित होता है। तो इसका क्या सही है, ये तो सही बात है ना। अब देखते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायिक दशा वहां के मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है और बी गलत है। देखते हैं इसका क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। कहता है अपक्षियत चट्टानीय पदार्थ जनक चट्टान और उपमृदा के बीच अवस्थित होता है और किसी क्षेत्र की जलवायिक दशा वहां के मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार मृदा से संबंधित कथनों में से कथन ए सही है जबकि बी गलत है। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी मृदा असंगठित पदार्थ की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारणों के माध्यम से चट्टान और जैव पदार्थों से बनी है। उच्चावच एवं जलवायु संबंधी दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला जो आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सीटेट के PYQ पूरा जब तक आपको जुलाई में एग्जाम होगा तब तक आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।